हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 4 का सेक्शन डी। और यहाँ पर हम अग्रवाल पब्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो अग्रवाल पब्लिकेशन से कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अनसॉल्व में सॉल्व करवा सकूँ। तो अभी तक आपने अगर परीक्षा इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे कि आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना रुके। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है, चलिए रीड करते हैं उसको। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए हम इस पैसेज को सबसे पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो पैसेज को हम पढ़ते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man, working like an animal in the field, but still, but still he knew how to write. चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है इस पैसेज के बेस पर। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम। तो लेंचो की समस्या क्या थी। तो इस बेस पर हमें जो पैसेज दिया गया है इसमें से क्वेश्चन करना है, मतलब आंसर करना है। तो इसमें देखिए, लेकिन हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन सोलिटरी हाउस इन मिडल ऑफ द वैली। देखिए, अब वहाँ पर जो रहने वाला व्यक्ति था लेंचो था। उस पहाड़ी पर उसका घर जो था वो अकेला था, मतलब अकेले ही वो पहाड़ी पर रहता था। अब देखो, अब उसका जो सारा सब कुछ नष्ट हो गया था, ओलों ने नष्ट कर दिया था। अब उसके पास एक ही आशा बची थी हृदय में। वो क्या थी कि भगवान से सहायता वो मांगे। लेकिन अब सब कुछ चला जाने के बाद में वो क्या कह रहा है कि घबराओ नहीं। अपने घर में सब कह रहा था कि घबराओ नहीं, हम भूखे नहीं मरने वाले। रिमेंबर रखो, स्मरण रखो, और क्योंकि भगवान हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। और इसी बात को लेकर के लेंचो जो था वो सारी रात वो सोचता रहा था, केवल एक ही आशा को लेकर के। किस प्रकार की, कि भगवान से सहायता की। उसकी आंखों में जो है, आंखें भी यही चीज़ प्रदर्शित कर रही थी, निर्देशित कर रही थी कि क्या करना चाहिए। और लेंचो जो था वो एक ऐसा आदमी था जो अपने खेतों में जिस तरह से बैल मेहनत करते हैं उस तरह से वो अपने खेतों में मेहनत करता था, हार्ड वर्किंग करता था। इसीलिए यहाँ पर लेंचो को बैल की संज्ञा दी गई है। और अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो बैल कहा जाता है, ऑक्स ऑफ मैन है, लेकिन वो लिखना और पढ़ना जानता था, वो अनपढ़ नहीं था। चलिए क्वेश्चन के आंसर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोस प्रॉब्लम। तो लेंचो की समस्या क्या थी। लेंचोस ओनली प्रॉब्लम्स वाज द टोटल लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स बाय हेलस्टॉर्म। लेंचो की समस्या ये रही कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। जो उसकी फसल थी वो पूर्णतया नष्ट हो गई थी, कुछ भी खाने को नहीं बचा था। मतलब ये कह सकते हैं, ही हैज़ नथिंग रिमेन टू ईट, मतलब कुछ भी खाने की चीज़ें नहीं बची थी, या लिविंग के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन बट ही न्यू वन मोर थिंग। व्हाट वाज इट। लेंचो एक बैल था, मतलब बैल आदमी था, लेकिन वो क्या जानता था। यहाँ पर ए कर लेना मैन में। तो वो क्या जानता था, वो क्या था, मतलब किस प्रकार की थिंग्स वो जानता था या क्या वो कर सकता था। तो वो लिखना और पढ़ना जानता था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन बट ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ते हैं। रीड और राइट करना वो जानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे विजिट करते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60
to 80 वर्ड्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, 60 से 80 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 60 से 80 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के क्षेत्र में कोई कैसे जीवन का आनंद ले सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ ए हॉस्पिटैलिटी। दे आर ब्रेव पीपल, देयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी आर फेमस। द कुर्ग regiment is one of the most decorated in the Indian Army. There are a variety of natural scenes which can be enjoyed by tourists. Kaveri, the only river of the area, gets its water from the Kurgi Hill. This river is full of mussels, a large freshwater fish. The river and mountain offer various adventurous games like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. The trekkers find numerous walking trails in this area. For the Brahmagiri Hill, one can enjoy a panoramic व्यू ऑफ द इंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पर इसकी हिंदी देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी है इसकी। कुर्गी घरों में आतिथ्य सत्कार की परंपरा रही है। वे बहादुर लोग हैं, इनकी वीरता के किस्से प्रसिद्ध हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे अधिक सजाए गए रेजिमेंटों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्य हैं जिनका आनंद पर्यटक ले सकते हैं। क्षेत्र की एकमात्र नदी कावेरी को इसका पानी कुर्गी पहाड़ी से मिलता है। यह नदी मीठे पानी की बड़ी मछली महासीर से भरी हुई है। नदी और पहाड़ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक और क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे विभिन्न साहसिक खेलों की पेशकश करते हैं। ट्रैकर्स को इस क्षेत्र में कई पैदल मार्ग मिलते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग के पूरे परिदृश्य के मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पर बी नंबर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही करना था, मैंने यहाँ पर एक ही किया है। ये आगे आने वाले जो आपके सेट्स होंगे उनमें रिवाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसको लेफ्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं 17 नंबर। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पर हमें 30 से 40 वर्ड्स के बीच में यहाँ पर आंसर करना है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका, वाई डिड द एन think she could confide more in her diary than in people। एनी ने क्यों सोचा कि वह अपनी डायरी में लोगों से ज़्यादा विश्वास कर सकती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है दोस्तों इसका, एन फ्रैंक बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल। शी बिलीव्स दैट अ डायरी विल हैव मोर पैसेंस टू लिसन टू हर plight। That is why she could confide more in her diary than in people। एनी फ्रैंक का मानना है कि कागज़ में लोगों की तुलना से अधिक धैर्य होता है। उनका मानना है कि एक डायरी में उनकी दुर्दशा सुनने के लिए अधिक धैर्य होगा, इसलिए वह लोगों की तुलना में अपनी डायरी में अधिक विश्वास कर सकती थी। चलिए और आर करके यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिया गया है, इसको मैंने यहाँ पर रिलीव कर दिया है, छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी नंबर। डिस्क्राइब द इनॉग्रेंस सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला ब्रीफ। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं सेरेमनी का इनॉग्रेंस के बारे में। नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेंस जुबिलेंटली। इट टुक प्लेस ऑन द ब्राइट एंड क्लियरली डे द 10th of May in Sandstone
amphitheater. De Klerk was sworn in as second deputy president on the podium, ठीक है, पेडम कह सकते हैं, पेडियम. देन द टम्बू अम्बेकी as first deputy president and after that Mandela was sworn in. नेल्सन मंडेला ने उद्घाटन के दृश्य का आनंदपूर्वक वर्णन किया. यह उज्ज्वल और स्पष्ट दिन 10 मई को स्टैंड स्टोन एम्फीथिएटर में हुआ था. डी क्लर्क ने पोडियम पर दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. फिर थाबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उसके बाद मंडेला ने शपथ ली. और करके दिया गया है दोस्तों, इसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही करना था. चलिए देखते हैं मैच द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी. तो यहाँ पर लिस्ट ए से लिस्ट बी को मैच करना है. तो यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ए में स्टेयर को हम गैस से मैच कर देंगे. एट लास्ट को यहाँ पर हम एट लेंथ से और अर्ज को इंसिस्टेड से. 19 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं. 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. आपको इस पैसेज को पढ़ना है जो आपका दिया गया है स्टेंजा, इसको रीडिंग करना है. उसके बाद में इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. चलिए इसको हम रीड करते हैं. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. I pattern soft dust with my husband's bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो इसमें आपका इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, इज अमांडा एन ऑर्फन, वाई डज सी से सो. मतलब क्या अमांडा जो थी वो ऑर्फन मतलब अनाथ थी, या और ऐसा उसने कहा तो क्यों कहा. चलिए देखते हैं आंसर इसका. नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, सी से सो बिकॉज सी वांट्स टू बी alone and enjoy being herself. She wants to roam around in the street alone and pattern dust with her bare feet. She finds silence golden and freedom sweet. It is for this reason that she calls herself an orphan. नहीं, अमांडा अनाथ नहीं है. वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह अकेली रहना चाहती है और खुद का आनंद लेना चाहती है. वह अकेले गली में घूमना चाहती है और अपने नंगे पाँव को धूल चटाती है. मतलब धूल में अपने नंगे पाँव को ऐसे धूल में भिगोना चाहती है, धूल में मतलब डुबोना चाहती है. वह मौन को सुनहरा और स्वतंत्रता को मीठा पाती है. यही वजह है कि वह खुद को अनाथ कहती है. मतलब उसको आनंद मिलता है चुप रहने में ही. चलिए देखते हैं बी नंबर इसका क्वेश्चन क्या है. व्हाट डज अमांडा यर्न फॉर. अब देखो, अमांडा इज लिटिल गर्ल, सी इज आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू दिस एंड दैट. सी इज नेग्ड एट बाय हर पेरेंट्स. सो अमांडा यर्न्स फॉर फ्रीडम. सी वांट्स टू लीड अ लाइफ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. मतलब अमांडा जो है वो किस तरह का जीवन जीना चाहती है या किस लिए ऐसा कहती है. आज़ादी के लिए उसको कैसे क्या है वो इसमें बताना है. अमांडा एक छोटी लड़की है, उसे यह और वह करने या ना करने के लिए कहा जाता है. वह अपने पिता से तंग आ चुकी है तो अमांडा आज़ादी के लिए तरसती है. वह बिना किसी प्रतिबंध के जीना मतलब वो जीवन जीना चाहती है. उस पर वो सोचती है वो किस लिए परेशान थी, तो वो किस लिए तरस रही थी, तो वो मतलब आज़ादी वाला जीवन जीना चाहती थी. चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन. 20 नंबर क्वेश्चन में आपको एक सेंट्रल आइडिया राइट करनी है. तो यहाँ पर मैंने सेंट्रल आइडिया राइट की है फायर एंड आइस की. तो बाल फिर मैंने यहाँ पर बाल पोएम जो है वो मैंने छोड़ दिए यहाँ पर. तो चलिए रीड करते हैं सेंट्रल आइडिया. फायर एंड आइस इज़ एन एक्सट्रीम compact little lyric, not a syllable is wasted. The theme of the poem is the age-old question. The question is whether the world will end in fire or in ice. The poet decides that any of the two
of sun would achieve its purpose sufficiently well. The poets share the common belief that everything that exists will have its end. Two people are divided on this issue. Some think that the natural element of fire will cause the destruction of this world. Others believe that ice will be the cause of the end. Putting in terms of human emotion, the element of fire stands for passion, desire, and love. Unbridled passion and desire can cause the end of the world. The poet has experienced both these emotions. It doesn't matter how the world will end, even had born out of cold and icy region is sufficient to cause destruction and the end of the world. चलिए देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। तो इसकी हिंदी है दोस्तों, फायर एंड आइस एक बहुत ही छोटा सा गीत है, एक शब्द व्यर्थ नहीं है। कविता का विषय सदियों पुराना प्रश्न है। सवाल यह है कि दुनिया का अंत आग में होगा या बर्फ में। कब निश्चय करता है कि दोनों विकल्पों में से कोई भी अपने उद्देश्य को पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लेगा। कब आम धारणा साझा करता है कि जो कुछ भी मौजूद है उसका अंत भी होगा। इस मुद्दे पर लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आग का प्राकृतिक तत्व इस दुनिया के विनाश का कारण बनेगा। दूसरे का मानना है कि बर्फ अंत का कारण होगा। मानवीय भावनाओं के संदर्भ में कहें तो अग्नि का तत्व जुनून, इच्छाओं और प्रेम का प्रतीक है। बेलगाम जुनून और इच्छाएं दुनिया के अंत का कारण बन सकती हैं। बेलगाम जुनून और इच्छाएं दुनिया के अंत का कारण बन सकती हैं। कवि ने इन दोनों भावों का अनुभव किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का अंत कैसे होगा। यहाँ तक कि ठंड और बर्फीले कारण से पैदा हुई नफरत भी विनाश और दुनिया के अंत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। चलिए अब आंसर देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 21 आपका आंसर क्वेश्चन नंबर है। तो 21 में इसमें क्या दिया गया है, वाई वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। मतलब ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखने का प्रलोभन क्यों था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मिस्टर हैरियट इज़ द tempted to keep Turkey as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Turkey's name. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh egg, wine and brandy. मिस्टर हैरियट ट्रिकी को एक स्थायी अतिथि के रूप में रखने के लिए ललचाता है क्योंकि वह ट्रिकी के नाम पर अच्छे भोजन और शराब का आनंद ले रहा है। वह ताज़े अंडे, वाइन और ब्रांडी के शानदार प्रवाह को खोना नहीं चाहता है। इसमें और करके दिया गया, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, मतलब एक ही करवा रहा हूँ, अथवा वाले नहीं करवा रहा हूँ। व्हाट डज द राइटर सेज अबाउट द डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रोबड। लूटने पर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में लेखक क्या कहता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ ही हैज़ मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स। ही सेज दैट द ग्रेडी मैन शो फेयर, द रिच मैन शो एंगर एंड द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस। तो एक चोर के रूप में अपने छोटे से करियर में उन्होंने अपना माल खोने पर पुरुषों के चेहरों का अध्ययन किया। वह कहता है कि लालची लोग भय दिखाते हैं, अमीर लोग गुस्सा दिखाते हैं और गरीब लोग स्वीकृति दिखाते हैं। अब इसमें अथवा में दिया गया है आपका क्वेश्चन, इसको नहीं करवाएंगे क्योंकि नेक्स्ट में ये रिपीट होंगे।
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। हु इज़ फॉलर and what is his first authentic thrill of the day? How is Ausubel different from the other secret agents? तो फॉलर कौन है और दिन का उसका पहला प्रमाणिक रोमांच क्या है? ऑसुबल अन्य गुप्त एजेंटों से किस प्रकार भिन्न है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फॉलर वाज अ राइटर and he had come to meet Ausubel. Fowler's first authentic thrill of the day came when he saw a man in Ausubel's room, pointing a pistol towards Ausubel and himself. Ausubel was different from other secret agents in more ways than one. He had a small room in the musty corridor of a gloomy French hotel. It was on the sixth and top floor, and it was scarcely the setting of a romantic adventure. He was extremely fat in spite of living in Paris. For over 20 years, he spoke French and German only passably and had an American accent instead of gentle messages slipped into his hand by dark eyes and beauties. He got only a telephone call, making an appointment. In this way, he was different from the conversational notion of a spy. इसकी हिंदी देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी इसके फॉलर एक लेखक थे और वे ऑसिबल से मिलने आए थे। फॉलर का दिन का पहला प्रमाणिक रोमांच तब आया जब उन्होंने ऑसिबल के कमरे में एक आदमी को देखा। ऑसिबल और खुद की ओर एक पिस्तौल की ओर इशारा करते हुए ऑसिबल अन्य गुप्त एजेंटों से एक से अधिक तरीकों से अलग था। उसका एक छोटा सा कमरा था, एक उदास फ्रांसीसी होटल के मटमैले गलियारे में। यह छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर था और यह था कि शायद एक ही रोमांटिक साहसिक कार्य के लिए सेटिंग। वह बेहद मोटा था। पेरिस में रहने के बावजूद 20 से अधिक वर्षों तक उन्होंने केवल फ्रेंच और जर्मन को निष्क्रिय रूप से बोला और उनके पास एक अमेरिकी था। लहजा अंधेरी आँखों वाली सुंदरियों द्वारा संदेशों को अपने हाथों में लेने के बजाय उन्हें मिल गया अपॉइंटमेंट लेने के लिए केवल एक टेलीफोन कॉल। इन मायनों में वह से अलग था, एक जासूस की पारंपरिक धारणा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बी नंबर मैंने लेफ्ट कर दिया क्योंकि एक ही करना था, तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स करना है। तो ट्रू एंड फॉल्स में आपका ए नंबर क्वेश्चन क्या है? मटिल्डा वाज अ सिंपल बट सी वाज अनहैप्पी, ये भी ट्रू है आपका। सेकंड नंबर, ई ब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसुलेमा, ये भी आपका ट्रू होगा। ट्रिकीज आइस वर ब्लू एंड शाइनिंग नॉट, तो ये आपका फॉल्स होगा। भोली वाज ऑलवेज गिवन न्यू क्लॉथ्स, नहीं, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और हाँ, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।